नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर 2023 स्कीम जो है लागू होने जा रही है। क्या है ये स्कीम, इससे कैसे फ़ायदा होगा दिल्ली वालों को और क्या कुछ चेंज होने वाला है, ये बात करेंगे। हमारे साथ कैलाश गहलोत जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो स्कीम है ये क्या है, इससे क्या पॉल्यूशन कम होने वाला है, इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताइए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है और देश में पहली बार किसी सरकार ने इस तरह का स्कीम को रोल आउट किया है और बहुत ही एग्रेसिव टारगेट्स इसमें रखे हैं। सो अगर इसको बिल्कुल सरल उसमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो जितने भी एग्रीगेटर्स हैं किसी भी कैटेगरी में, उन सभी एग्रीगेटर्स को अपने जितने भी वाहन हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, वो 2030 तक सारे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने हैं जी। तो लाखों व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होंगे। ई मोबिलिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसको और पुश कर रहे हैं ताकि प्रदूषण में और कमी आए। जिस प्रकार से हमने ट्रांसपोर्ट में ही हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लगभग 80% फ्लीट को इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट करने का हमने एक बहुत बड़ा विजन माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने रोल आउट किया है और वो सिर्फ पेपर पे नहीं है जी। उसको हमने इम्प्लीमेंट करके हम दिखा रहे हैं। आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा बसें अगर इलेक्ट्रिक बसेस किसी शहर में किसी स्टेट में हैं तो वो दिल्ली में है। 1000 से ऊपर हमारी बसें ऑलरेडी हो गई हैं। तो इसी प्रकार से ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक प्रोग्रेसिव स्कीम है जिससे कि हम ये मैंडेट कर रहे हैं कि जितने भी एग्रीगेटर्स हैं वो अपने फेज्ड मैनर में 2030 तक वो जितने भी व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक होंगे। इसका मतलब 1 अप्रैल 2030 के बाद इसको अगर आप बिल्कुल और इन अ वेरी सिंपल वे अगर आप समझना चाहें तो चाहे वो पैसेंजर कैटेगरी है, मतलब ये ओला उबर जैसे, चाहे वो डिलीवरी सर्विस वाले जो हैं, है ना, अगर आप जैसे ऑर्डर करते हैं जी, तो जोमेटो, ग्रोसरी डिलीवरी और फूड डिलीवरी, या फूड डिलीवरी है, या फिर ई कॉमर्स वाले हैं ना, फ्लिपकार्ट, जो अमेजोन, बिग बास्केट। सो ये जितने भी कैटेगरीज हैं जिनको हम एग्रीगेटर्स कह रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2030 के बाद केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही इनके पास होने चाहिए। ये बहुत अच्छी स्कीम है एक तरीके से, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या सोचा है कि सरकार को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? इसके बाद मैं एक और सवाल पूछूंगी आपसे। आप अभी इसकी चुनौतियां क्या होने वाली है, क्या टारगेट रखा है, कैसे आप मैनेज करेंगे, आप पहले वो बता दीजिए। तो इसमें दूसरी जो चीज़ है, पहली बार दिल्ली में बाइक टैक्सी को हमने अलाउ किया है। हाँ, मैं इसी पे आने वाली थी। ठीक है। सो क्योंकि इसमें मैं समझ रहा हूँ काफ़ी हमारे मेरे ख्याल से बड़ी संख्या में जो युवा है, स्पेशली है, यूथ जो है, वो इसमें अपना एक रोजगार के रूप में और फुल टाइम भी नहीं, कोई कॉलेज जा रहा है तो कुछ टाइम के लिए बाइक टैक्सी के रूप में, कोई ऑफिस जा रहा है तो जाते हुए और आते हुए। सो दे आर, ये बीच में भी कई इन चीजों को तो वो एक लाइवलीहुड का ऑप्शन भी है, पैसे भी कमा रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो इसलिए फिर हमने इसको पूरा लीगल फ्रेमवर्क उसका बनाया और फर्स्ट टाइम दिल्ली में बाइक टैक्सीज को हमने अलाउ किया है, राइट। और हमने उस पर कंट्रोल रखा है क्योंकि एक पैसेंजर सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ हमने रखी है, हालांकि इससे थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन इसमें पोल्यूशन को भारी कमी इसमें होगी। ये है कि 100% डे 1 से बाइक टैक्सी केवल इलेक्ट्रिक ही हो सकती है। सो ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है और देश में पहली बार किसी सरकार ने इतना कठोर स्टेप लिए हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ आपने पूछी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि देश में पहली बार ऐसी चीज़ हो रही है। सो आप जब भी फर्स्ट होते हैं किसी भी चीज़ में तो फिर आपकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं क्योंकि यू डोंट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक ऑन। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी लर्निंग्स हैं दूसरे को देख के। लेकिन आई थिंक दैट इज़ व्हाट अरविंद केजरीवाल इज़ नोन फॉर। कोई भी किसी भी रूप में पहली बार करने में वो हमेशा तत्पर हैं अगर उससे पब्लिक को बेनिफिट हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई वी से दैट
अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है ना, या दिल्ली का जो गवर्नेंस मॉडल है वो और लोग फिर फॉलो करते हैं, एंड दिल्ली लीड्स द वे, शोज द वे फॉर अदर स्टेट्स टू फॉलो। और इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि जब भी कोई नई पॉलिसी आती है, नई स्कीम आती है, तो एक रेजिस्टेंस होता है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें अगर आप देखें टारगेट्स, तो मैंने बाइक टैक्सी का आपको बता दिया कि वो 100% डे 1 से इलेक्ट्रिक है। सो टू व्हीलर का जो है वो पैसेंजर कैटेगरी में इट इज़ 100% इलेक्ट्रिक फ्रॉम डे 1। लेकिन आप 3 व्हीलर की बात करें तो पैसेंजर वाली कैटेगरी में पहले 6 महीने में 10% उसको कन्वर्ट करना है आपका। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स में, दैट इज 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन, 25%। सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 25% उसकी फ्लीट का कन्वर्जन, 25% जो नए व्हीकल्स वो ऑन बोर्ड करेगा उसका इलेक्ट्रिक होना चाहिए। तो और आपने कैटेगराइज कर दिया कि इतने इतने टाइम में आपको इतना परसेंट चेंज कर लेना है। सो देयर बाय मीनिंग कि आप जब चौथे 5वें साल में आएंगे तो आप जो नए ऑन बोर्डेड व्हीकल्स हैं वो ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिक हो जाएंगे जी। सो ये एक पार्ट हो गया। सेकंड, जो पुराने व्हीकल्स हैं, अगर किसी के पास ऑलरेडी वो ऑपरेशन में है, सपोज ओला उबर है, अब उनके पास हजारों की संख्या में टैक्सीज ऑलरेडी चल रही हैं जो इलेक्ट्रिक नहीं है, राइट। लेकिन उन टैक्सीज को भी बाय 1 अप्रैल 2030 वो सारे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। ओके। तो दो चीजें अलग हैं इसमें। अगर इसको पब्लिक को भी क्लैरिटी रहना चाहिए। वन इज जो पुराने व्हीकल्स हैं, तो जो पुराने व्हीकल्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनका डेडलाइन है 1 अप्रैल 2030, राइट। लेकिन अगर सपोज किसी के पास 100 व्हीकल्स ऑलरेडी हैं, वो 10 व्हीकल्स और ऐड कर रहा है, तो उन 10 व्हीकल्स का 10% वो इलेक्ट्रिक ही होगा, राइट। और विद इन 5 years इट मीन्स, जैसे हमने पॉलिसी को कल नोटिफाई किया, तो बाय नवंबर एंड 2028 जितने भी नए व्हीकल्स वो ऑन बोर्ड कर रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रिक होंगे। हाँ, तो स्कीम तो देखने में भी लग रहा है कि काफ़ी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन टाइम के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि आई एम श्योर दिल्लीइट्स जो दिल्ली वासी उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। स्मार्ट हैं दिल्ली वासी का। एंड आई थिंक एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जो इच्छा है, जो ज़ील है, वो दिल्ली में ज़्यादा है। इसीलिए अब हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली इज़ द ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। इतने सारे लाखों व्हीकल्स जो हैं दिल्ली की सड़कों पे आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ रहे हैं। पब्लिक जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नेटवर्क है वो बढ़िया हम लगातार करते जा रहे हैं। तो उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो चैलेंजेस जो आएंगे वो हम साथ मिलके उनको हम दूर करेंगे। राइट। अच्छा, आपने इसमें बताया मुझे कि इस तरह से आप लागू करने की सोच रहे हैं, इस तरीके से ये प्रोसेस में लाया जाएगा। तो इसमें जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, जो लोग नियम नहीं मानेंगे, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? जो इसको सपोज कोई व्हीकल है जो अगर उसका मैंडेट है कि ये इलेक्ट्रिक होना चाहिए और वो इलेक्ट्रिक नहीं है, या किसी भी प्रकार से अगर कोई एग्रीगेटर हमें मिलता है जो इसका वायलेशन कर रहा है स्कीम का, तो 3 ब्रॉड उसमें पेनल्टीज हैं और प्रोविजन हमने रखे हैं। वन इज फाइन, फर्स्ट इंस्टेंस पे फाइन करेंगे। फाइन में वेरी फ्रॉम एनीवे फ्रॉम 5,000 टू ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़। और अगर फिर भी हमें मिलता है कि सेम कंपनी या सेम एंटिटी जो है दोबारा वायलेशन कर रही है, तो फॉर सम टाइम वी विल सस्पेंड द लाइसेंस। और अगर फिर भी हमें लगता है कि इसकी इच्छा ही नहीं है इस स्कीम को फॉलो करने की, देन विल कैंसिल द लाइसेंस। इसका मतलब उसके जो व्हीकल्स हैं वो नहीं चल पाएंगे, देन वी कैन इम्पाउंड द व्हीकल्स और उसको बिल्कुल बैन कर सकते हैं जी। तो जैसे ये स्कीम जो है, ओला उबर जैसे जो कैब एग्रीगेटर्स होते हैं, लोग बाग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्या फेयर बढ़ने की गुंजाइश है? क्या फेयर बढ़ जाएंगे, या आप उसको लेकर भी कुछ फिक्स करने वाले हैं कि लोगों का जेब और ढीली होने वाली है या नहीं? नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वैसे देखें तो जो उनका ऑपरेशनल कॉस्ट है और जो रनिंग कॉस्ट है
वो दूसरे व्हीकल्स के मुकाबले तो कम रहता है, कम रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल फेयर्स हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर रहे हैं जी दिल्ली में चीपेस्ट है, जी और जो चार्जर लगाने की बात है वो भी चीपेस्ट है पूरे देश में, मैं तो बल्कि कहूँगा पूरी दुनिया में चीपेस्ट है फिलहाल दिल्ली में। तो फेयर बढ़ने की बात तो खैर मुझे नहीं लग रही है, और जो फेयर्स हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफाई किए हैं, आई थिंक 2-3 years बैक भी है नोटिफाइड, जहां हमने ऑटो के भी और टैक्सीज के भी फेयर बढ़ाए थे जी। सो आई थिंक जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है और जो महंगाई की वजह से जो उसको कंफर्ट मिलना चाहिए वो ऑलरेडी हम दे चुके हैं जी। अच्छा, अगला मेरा सवाल रहेगा कि 2030 तक का आपने लक्ष्य रखा है, इस दरमियान कितनी बार रिव्यू होगी ये स्कीम? क्या रिव्यू करने की सोचा है आपने कि किस तरह से आप रिव्यू करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे? नहीं, ये तो जो फीडबैक आएगा एंड वी विल हैव स्टेक होल्डर्स मीटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वैसे भी पब्लिक का फीडबैक आता रहता है। सो अगर हमें लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो तो कुछ हमसे मिस हो गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इस तरह की स्कीम रोल आउट हुई है और इतने एग्रेसिव टारगेट्स हमने दिए हैं, तो अगर ज़रूरत हुई तो बिल्कुल हम रिव्यू करने के लिए हम तैयार हैं। जी जी। अभी जैसे आपने बोला कि जो चल रहे हैं ऑलरेडी व्हीकल्स वो भी रहेंगे, ईवी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा मेरा ये सवाल है कि दिल्ली की सड़कों पर वैसे ही बहुत व्हीकल्स हैं, जो वाहनों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, 80 लाख 2 व्हीलर्स हैं, 33 लाख से ज़्यादा 4 व्हीलर्स हैं, 1 करोड़ के तकरीबन हम लोग पार कर चुके हैं कुल आंकड़ा जो है। तो इस पर भी सरकार ने कुछ सोचा है, उनकी लिस्ट में है ये कि वाहनों की संख्या भी एक समस्या है? देखिए, हमने उस प्रकार से हमने कोई अभी नहीं सोचा है कि कोई जैसे और कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं जहां आई थिंक मैंडेट है यू कैन हैव ओनली 1 कार, राइट। क्योंकि इवन एज ए मिनिस्टर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है और सीएम साहब का भी बार बार ये सोच भी है, उनका विजन भी है कि जितना ज़्यादा हम स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं फिर उतनी ही पब्लिक उनको उसका लूपहोल ढूंढने में लग जाती है, and corruption also increases. So I think ये चीज़ कहीं ना कहीं from within आनी चाहिए as a citizen and as a Delhiite कि as a responsible government हम तो public transport को strengthen लगातार करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा प्रीमियम बस जो स्कीम है वो भी हमने अभी लॉन्च किया है। सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन पे भी है कि अगर हमें अपने शहर को, अपने देश को और अच्छा बनाना है, साफ बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और हमें यूज़ करना चाहिए। जी जी जी। तो जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा उतने ही प्राइवेट व्हीकल्स भी कम होंगे जी, ट्रैफिक भी कम होगा, कंजेशन कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। सो आई थिंक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इक्वली विद द गवर्नमेंट and responsibility lies equally with the citizen also. Right, आपने एकदम सही कहा। तो जैसे हम लोग कुल मिलाकर ये है कि हम ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो लोग भी ईवी की तरफ बढ़े, तो क्या सिर्फ व्हीकल से ही पॉल्यूशन होता है दिल्ली में, और भी इसके और कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, या व्हीकल पॉल्यूशन सबसे ऊपर है? सो मैंने बार बार कहा है, कोई हमारे पास एज सच कोई इंस्ट्रूमेंट तो फिलहाल उस प्रकार से नहीं है कि तुरंत जो बता दे कि हाँ कि कितना, लेकिन एज पर दी रिपोर्ट्स या जो जर्नल्स हैं, जो स्टडीज़ होती हैं, लगभग 18 से 20% जो है वो व्हीकल्स का रहता है कंट्रीब्यूशन ओवरऑल पोल्यूशन में। तो मैंने पहले भी कहा है कि आप सोचिए, अगर हमारे जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, हम अपने बसेस को तो हम इलेक्ट्रीफाई कर ही रहे हैं, और जितने भी सोचिए और जो व्हीकल्स हैं अगर वो सारे इलेक्ट्रिक हो जाए तो इसका मतलब 20% पोल्यूशन और कम हो जाएगा तुरंत। तो 25% दिल्ली सरकार ने लगभग पिछले 7-8 साल में कम किया है जी। वो रिपोर्ट तो हमारी नहीं है, वो तो सेंटर की है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। सेंटर की रिपोर्ट है, वी आर रिलाइंग ऑन दैट रिपोर्ट व्हिच वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। तो उसके हिसाब से लगभग 25% पोल्यूशन कम हुआ। अब सोचिए, अगर हम अगले 4-5 साल में जितना भी व्हीकल है सड़कों पे दिल्ली की,
उसको हम इलेक्ट्रिक कर दें जी तो 20% और कम हो जाएगा। जी तो इसका मतलब लगभग 45% पोल्यूशन जो है वो कम। ओवरऑल कम हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी एग्रेसिव टारगेट, और उसमें बहुत ज़्यादा कमी फिर हमें देखने को मिलेगी पोल्यूशन में। जी जी, एग्रेसिव टारगेट तो है ये। तो जैसे अभी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, तो केंद्र सरकार का 2070 तक नेट जीरो का जो लक्ष्य है, क्या आपको लगता है दिल्ली उसे पहले अचीव कर लेगी, जिस तरह से दिल्ली आगे बढ़ मैं तो रही है? चाहता हूँ कि 2030 तक ये अचीव कर लेंगे। अच्छा, नहीं, हाँ बिल्कुल कर लेगी। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए। दिल्ली की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट कर रही है, कितने सपोर्ट की भी ज़रूरत है? मैं दिल्ली की जनता को यही कहना चाहूँगा कि हम सब ने साथ मिलके, सरकार ने और जनता ने, और ये भी कहना गलत नहीं है और बार बार ये हमने कहा है, सीएम साहब ने भी बार बार ये कहा है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन ना हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो, वो कभी कामयाब नहीं हुई। जी It is only because of the active participation of the public जी that a scheme succeeds. जी तो मुझे पूरा यकीन है कि चाहे वो प्रीमियम बस वाली स्कीम है, चाहे ये कैब एग्रीगेटर वाली स्कीम है, दोनों स्कीम में हमें पूरा सहयोग मिलेगा, जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। जी जो और स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स आई एम श्योर नाराज़ भी होंगे, लेकिन काफ़ी बार लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। आई एम श्योर वी विल गेट फुल सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, और हम ये दोनों स्कीम बहुत बढ़िया तरीके से दिल्ली में इम्प्लीमेंट करके हम दिखाएंगे। जी, हमें भी पूरी उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य को बहुत टाइमलाइन के साथ बहुत ही अच्छे से फॉलो करेंगे, बहुत ही अच्छे से अचीव करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कि अभी कैलाश गहलोत जी ने हमें बताया कि ये स्कीम क्या है और कैसे वो इसको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, कैसे हासिल करने वाले हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, आपकी और हमारी भी है। तो आप भी सरकार का साथ दें, नियम को फॉलो करें और देखते रहिए TV9 नेटवर्क।